आज के क्लास में हिस्ट्री के क्लास 8 का नोट्स हम यहाँ पर समझाएंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यहाँ सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद जो है मैं नोट्स के बारे में बता दूंगा कि नोट्स आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये नोट्स जो मैंने शुरू किया है, यहाँ से शुरू किया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। गाँव की अधिकांश आबादी जो है मुख्य रूप से कृषि कार्य करती है। सबसे पहले यहाँ पर जो है लगान वसूली का कुछ व्यवस्था किया गया था, उस व्यवस्था को यहाँ पर जान लेते हैं। पहला व्यवस्था है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, जो कि 22 मार्च 1793 ईस्वी को जमींदारी व्यवस्था इसे हम कहते हैं। 22 मार्च 1793 ईस्वी को ये व्यवस्था लाया गया था। इसका जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इसी के शासन में इस व्यवस्था को लाया गया था। इस अस्थाई बंदोबस्त को जो है बिहार बंगाल के कई क्षेत्रों में लागू किया था। इस अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था, जमींदार जो होता था ना, जमींदार ही लगान वसूल करता था किसानों से। चलिए अब दूसरे व्यवस्था की बात करते हैं, जो कि है रैयतवारी व्यवस्था। यहाँ पर देख सकते हैं, रैयतवारी व्यवस्था को जो है बॉम्बे और मद्रास में लागू किया गया था। इसमें जो है किसान को ही मालिक बना दिया गया था। किसान से ही डायरेक्ट अंग्रेज जो है लगान वसूल करता था इस व्यवस्था के अंतर्गत। इसके जनक जो है थॉमस मुनरो को कहा जाता है, जो मद्रास के गवर्नर थे। यह व्यवस्था सबसे पहले 1792 ईस्वी में मद्रास के बाड़ामहल जिले में प्रारंभ हुआ था। ये थी रैयतवारी व्यवस्था। इसमें किसान ही लगान भरते थे, यानी किसान ही स्वयं मालिक थे रैयतवारी व्यवस्था में। अब अगले व्यवस्था की बात करते हैं, जो कि है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, गांव के कोई मुखिया को जो है लगान वसूली का ठिक्का दे दिया जाता था, वही जो है लगान वसूल करता था। महालवाड़ी व्यवस्था के संस्थापक जो थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और इसका प्रस्तावक जो थे, यानी इस व्यवस्था को जो लाया गया था वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया जो है लगान वसूली करता था। इस व्यवस्था को जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लागू किया गया था। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं इन तीनों व्यवस्था को कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है अप्लाई किया गया था। अगर हम अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो अंग्रेज जो है के जो शासित भूभाग है उस पर 19% भूमि पर जो है अस्थाई बंदोबस्त, 29% भूमि पर जो है महालवाड़ी व्यवस्था और 52% भूमि पर जो है रैयतवारी व्यवस्था लागू था। अब यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है दक्कन विद्रोह, जो कि 1875 ईस्वी में हुआ था। अब आखिर जान लेते हैं आखिर ये दक्कन विद्रोह क्यों हुआ था। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ क्षेत्रों में जो है रैयतवारी व्यवस्था था, जो क्षेत्र है महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिला। यहाँ पर 1875 में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया। किसान जो है बहुत बड़ा उपद्रव मचाया। आखिर क्यों उपद्रव मचाया, आगे जान लेते हैं। समय पर लगान चुकाने, चूँकि यहाँ पर देखिए रैयतवारी व्यवस्था थी। रैयतवारी व्यवस्था में क्या था कि किसान को खुद लगान जो है अंग्रेज को देना है। किसान स्वयं अंग्रेज को जो है लगान देता था रैयतवारी व्यवस्था में। इसमें क्या होता था, किसान जो है कर्ज चुकाने के लिए, लगान चुकाने के लिए महाजन से जो है कर्ज लेता था, और जीवन भर महाजन के चंगुल में फंस जाने के डर से क्या हुआ, सभी जो है किसान विद्रोह कर दिया। क्योंकि उस समय जो कर्ज लिया जाता था, औने बौने ब्याज रेट पर कर्ज लिया जाता था, और उस वही चुकाते चुकाते किसान का सारा जीवन व्यतीत हो जाता था। इसी वजह से जो है महाजन के चंगुल में फंस जाने के डर से क्या हुआ, महाजन के घरों में उत्पात मचाया और जितना सारा दस्तावेज था सभी को जला दिया। इसी को हम लोग दक्कन विद्रोह कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है नील दर्पण। तो फ्रेंड्स, नील दर्पण जो है 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसमें किसी भी लेखक का नाम नहीं छापा गया था। क्योंकि नाम इसलिए नहीं छापा गया था क्योंकि लेखक जो है अंग्रेजी सरकार के निशाने पर आ जाता। लेकिन अब जो है इसका लेखक का नाम आपको बता देते हैं। नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र, और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो क्या था वो क्या था, मधुसूदन दत्त ने। इस नाटक, ये एक नील दर्पण जो कथा है ये एक नाटक है। इस नाटक में क्या किया था, किसानों की असली दुर्दशा जो है वो सामने निकल कर आ गई थी। इस तरह से इस नाटक में किरदार निभाया गया था। नाटक का पात्र जो था वो था गोकुल चौधरी।
नाटक का पात्र इसमें पूछ देता कभी कभी कि नील दर्पण में नाटक का पात्र कौन था, तो गोकुल चौधरी। इसका लेखक बारंबार पूछता है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे, वो थे दीनबंधु मित्र। इसमें किसका वर्णन किया गया था, किसानों के असली दुर्दशा, यानी अंग्रेजी सरकार जब था उसमें किसानों की असली दुर्दशा किस तरह से थी उसका वर्णन इसमें किया गया था। अब हम जान लेते हैं बिहार में नील की खेती जो होती थी उसमें अंग्रेजों द्वारा किस तरह का अत्याचार किया जाता था और किस तरह की व्यवस्था उस समय कायम थी। तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से उत्तर बिहार के चंपारण, उत्तर बिहार के जो है चंपारण और मुजफ्फरपुर इलाके में की जाती थी। इसके अलावे भागलपुर और शाहाबाद में भी नील की खेती की जाती थी। वर्तमान में यहाँ पर दिया गया है अफीम की खेती के बारे में कि वर्तमान गया जिले में अफीम उत्पादन जो तत्कालीन जो है उस समय के बंगाल प्रांत में प्रथम स्थान पर था। गया में अफीम की खेती, गया में बहुत ज़्यादा मात्रा में अफीम की खेती की जाती थी। चलिए फिर से हम नील के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि बिहार में नील की खेती जो होती थी दो तरीके से की जाती थी, पहला जिरात, दूसरा असामी वाड़। जिरात में क्या होता था, जिरात में सीधी अपनी देखरेख में अंग्रेज जो है बगान मालिक मजदूर से खेती करवाते थे। अंग्रेजी बगान मालिक जो थे वो मजदूर से सीधा खेती करवाते थे जिरात व्यवस्था में। लेकिन असामी वाड़ व्यवस्था में क्या करता था, बगान मालिक जो है रैयत को उनके स्वयं की ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। उसी नील की खेती में एक है तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली जो है चंपारण में प्रचलित था। इसमें क्या था, प्रति बीघा यानी एक बीघा के में जो है 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अंग्रेजों के द्वारा अनिवार्य कर दिया था। यानी एक बीघा यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में जो है नील की खेती करना पड़ता था। इसी के खिलाफ जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो है लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर जो है गांधी जी से जो है मिलने गए और गांधी जी को चंपारण बुलाए और गांधी जी जो है अपना प्रथम सत्याग्रह जो शुरू किया था इसी चंपारण की धरती से शुरू किया था। तो फ्रेंड्स आज के नोट्स में इतना ही। अब जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इस नोट्स को डाल देते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार उसको देख लीजिएगा तो यहाँ जो है सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।